तो कल मैंने आपको दो आर्टिकल बताए थे। पहली आर्टिकल थी कि अगर कोई गतिमान आवेश है तो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं दो आर्टिकल्स को जो कल बताए थे उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। और इसमें जो आज की आर्टिकल है वो है नंबर पहली आर्टिकल, दो समांतर रूप से अगर गतिमान आवेश है भाई, ठीक है ना, दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के बीच न लिखे के कारण लिखो, इसको के कारण चुंबकीय। दो गतिमान आवेश है भाई जो कि एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। दो चार्जेस हैं जो कि पैरेलल मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के समांतर मूव कर रहे हैं, उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और इसको शुरू करने से पहले कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं चूंकि स्मॉल v वेग से गतिमान आवेश, अगर कोई आवेश है भाई तो सपोज करिए प्लस क्यू है, ठीक है ना, और वो स्मॉल v वेग से गतिमान है, प्लस क्यू के कारण स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता था μ0/4 QV साइन थीटा बटे r स्क्वायर। इसको मैं बना दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये कल बताया था और कैसे निकलता है ये भी निकालने में मैंने कल आपको बता चुका। ये आपको याद होनी चाहिए, इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले ये आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर दो अभी तो ये क्या था कि सिर्फ एक आवेश गति कर रहा था, ठीक है, और इस आवेश की गति के कारण किसी क्षण आवेश से स्मॉल r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो इतनी थी। ठीक है। अब दो गतिमान आवेश है, अब हमारे पास कितने हैं, यहाँ ध्यान दो, अभी हमारे पास कितने दे रखे, दो समांतर रूप से गतिमान आवेश है। सपोज के लिए एक आवेश समांतर रेखाओं में गति कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूं कि ये एक आवेश यहाँ पे गति कर रहा है और एक आवेश यहाँ पे गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो गति कर रहा है आवेश उसका वेग है v1 और जो इधर गति कर रहा है इसका वेग है कितना, v2। ये प्लस q1 आवेश है और ये क्या है भाई, प्लस q2 आवेश। ठीक है, किसी भी क्षण स्मॉल t पर सपोज के लिए एक आवेश v1 वाला यहाँ पे है भाई, किसी क्षण t पर ये q1 आवेश यहाँ पे है a पर और q2 आवेश सपोज के लिए यहाँ पे है बिंदु b पर। q2 आवेश उस क्षण t पर कहाँ पे है, बिंदु, दोनों का वेग समान, वेग क्या है, अलग अलग है। और हम ये मान लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो v1 वाला आगे निकल जाएगा, v2 वाला थोड़ा पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो किसी क्षण t पर इनके बीच की जो दूरी है भाई वो स्मॉल r है। ठीक है, और इस दूरी रेखा और v1 के बीच का जो कोण है वो थीटा है। या ए बी न लेके, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी आ रखी, तो मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, इनकी पोजीशन ले रहा हूँ एक्स और वाई। ठीक है ना, अब देखो ये गतिमान आवेश है, ठीक है ना, ये भी गतिमान आवेश है। ये गतिमान आवेश इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा,
ये वाला इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। कितना उत्पन्न करेगा उसको हम इस फॉर्मूले से दे सकते। और अगर सपोज के लिए पहले गतिमान आवेश के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ भाई, वो सपोज के लिए बी हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, बी, ठीक है ना। अब चूंकि देखो ये कागज के तल के, आपके लिए कागज के तल पे गति कर रहे हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किससे दी जाएगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 1 से, और इसकी दिशा इस समय किधर को हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी, जबकि हमारे लिए क्या हो जाएगी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना। अब इस बी में ये दूसरा जो आवेश है Q2, ये इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, स्थित माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी आवेश पर बल लगता है भाई, चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, QBV साइन थीटा होता है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, साइन फाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम थीटा यहाँ ले चुके हैं, ठीक है ना। और B और V2 के बीच का कोण जो है किसी क्षण पे कितना मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। फाई जो है वो है B तथा V2 के बीच का कोण। और थीटा क्या है, थीटा है भाई ये है R तथा V1 के बीच कोण, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये थीटा है और ये क्या है, फाई, इस कोण को मैंने ले लिया फाई, ठीक है ना। अब मान ले, आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा और आगे मान लेते, माना Q1 तथा Q2 आवेश, Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर क्रमशः किस वेग से गति कर रहे हैं भाई, पहले वाले का वेग है V1, दूसरे वाले का वेग है V2, वेग से गतिमान है, वेग से गतिमान है या गति कर रहे हैं, V1 और V2 वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी क्षण t पर, यहाँ पे ध्यान दो, किसी क्षण स्मॉल t पर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है भाई, ध्यान रहे ये इन दोनों के बीच की दूरी है। किसी क्षण t पर ये आवेश यहाँ पे पहुंच गया है और दूसरा आवेश यहीं पे है, तो इनके बीच की दूरी है, न कि इन दोनों के जो समांतर रेखाओं में जो गति कर रहे हैं उनके बीच की दूरी नहीं है, आ रहे हैं, ये क्लियर कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब आप जानते हैं कि गतिमान आवेश, अगर दो आवेश हैं भाई, तो दो आवेशों के बीच देखो, दो आवेशों के बीच हमेशा एक क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल को हम क्या लिखते हैं, कूलम्ब का नियम से दे सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और साथ ही इनके बीच जो है एक चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा भाई, वो चुंबकीय बल कितना उत्पन्न होगा वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आवेश, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 की स्थिति यानी स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कल बताया था ये, ठीक है। और इसलिए मैंने ये अभी पहले ही शुरू में ही ये लिख दिया था कि अगर कोई भी आवेश स्मॉल v वेग से गतिमान है तो उस आवेश से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है b बराबर, इसको मैं b1 ले लूं क्योंकि आवेश पहले आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसको मैं b1 ले रहा हूँ, तो b बराबर होता है μ0/4π, μ0 q v साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो q की जगह क्या आ जाएगा, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q1 के कारण, v की जगह क्या आ जाएगा, v1 साइन थीटा, और बटे r तो है ही है, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, बना सकते हैं। मात्रक आप जानते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, समीकरण नंबर फर्स्ट बना दी।
अब चूंकि जो दूसरा आवेश है भाई, जो दूसरा आवेश है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जा सकता है, ठीक है ना। अब चूंकि आवेश Q2 और इसलिए आवेश जो स्मॉल r दूरी है वो आवेश Q2 की स्थिति है भाई। आवेश Q2 पर इस चुंबकीय, जो आवेश Q2 है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान नहीं माना जा सकता है। तो आवेश Q2 पर इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण एक चुंबकीय बल लगता है। एक क्या लगेगा? चुंबकीय बल Fm लिख सकते हैं इसको। F बराबर क्या होता है भाई? Q। Fm बराबर क्या होता है? QBV साइन थीटा की जगह मैं इसमें फाइल ले रहा हूँ। ये वाला ये नोट करो। Fm बराबर क्या होगा? QBV। किसी भी अगर कोई भी आवेशित कण, ध्यान दो, कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है और उसका मान क्या है? Fm बराबर QBV साइन थीटा होता है। और इस बल को कौन सा बल नाम देते हैं? लॉरेंज बल का नाम सुना? शुरू में आया, चैप्टर के शुरू में आया होगा। तो Fm बराबर QBV साइन थीटा की जगह मैंने फाइव ले लिया, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए Fm बराबर हो गया Q की जगह पे क्या आ जाएगा? Q2। Q की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि Q2 आवेश पे लग रहा है। B की जगह पे क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कितना है वहां पे? V1। Q2 V1। V की जगह पे कितना आ जाएगा? V2। V2 साइन फाइव आएगा नहीं? Q की जगह Q2 रख दो, V की जगह क्या रख दो? V2। और B की जगह चाहो तो यहाँ पे B रहने देना, चाहो तो B1 रख दो, अपनी इच्छा है तो, ठीक है ना। तो Fm बराबर Q2 B1 V2 साइन फाइव, जहां फाइव जो है, जहां फाइव क्या है भाई? फाइव जो है V2 तथा B1 के बीच का कोण है। B1 के बीच का कोण है। और थीटा क्या था यहाँ पे इस वाले समीकरण में? इस वाले समीकरण में थीटा था R और V1 के बीच का कोण। देखो ये था थीटा, R और, ठीक है ना, R दूरी है दोनों के बीच की तात्कालिक दूरी, R तथा V1 के बीच का कोण है। याद रहेगा। अब समीकरण फर्स्ट से इसको समीकरण नंबर मैं बना दे रहा हूं सेकंड। बना दिया। अब समीकरण फर्स्ट से B1 का मान कहां पे रख दो? सेकंड में रखो भाई। तो Fm बराबर हो जाएगा Q2 तो आएगा ही आएगा। देखो Q2 तो आया, B1 की जगह आया भाई μ0 अपॉन 4 पाई Q1 V1 साइन थीटा बटे R स्क्वायर, और ये B1 आ गया, V2 भी आएगा और साइन फाइव भी आएगा। साइन थीटा नहीं आएगा, ध्यान रहे, साइन क्या आएगा? फाइव। आगे बात समझो। अब मान रखो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो Fm बराबर हो जाएगा, Fm विल बी इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई को आगे ले लो, Q1 Q2 V1 V2, यहाँ पे Q1 भी आया, Q2 भी आया, V1 भी आया, V2 भी आया, V1 V2 साइन थीटा भी आया भाई, और साथ में क्या आया? साइन फाइव भी आया, साइन थीटा भी आया, साइन, और बट्टे में क्या आया? R स्क्वायर। और इसको समीकरण नंबर थर्ड बना दो। ये हुई आपकी, अगर दो समांतर, दो बिंदु आवेश अलग अलग वेग से, स्मॉल v1 और स्मॉल v2 वेग से एक दूसरे के समांतर रेखाओं में गति कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल जो है वो होगा μ0 बाई 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 बट्टे
V1 V2 साइन थीटा इंटू साइन फाई बटे आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, थीटा जो है ये दूरी है इन दोनों के बीच की, इन दोनों को किसी भी क्षण इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी r, और V1 के बीच का कोण है, और फाई टू क्या है, फाई क्या है भाई, फाई जो है वो है Q2 पर, या Q2 की स्थिति पर, उस क्षण Q2 की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र B और V2 के बीच का कोण है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो इतना बल लगता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2-3 स्पेशल केसेज आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। केस फर्स्ट, स्पेशल केस में मैम कि अगर दोनों के दोनों कण या दोनों के दोनों बिंदु आवेश अलग अलग चाल से न चलकर समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है। तो यदि V1 बराबर V2 बराबर क्या ले लें भाई, V, आप थ्योरी में क्या लिखोगे कि अगर दोनों आवेश समान चाल से समान दिशा में चल रहे हैं, V1 बराबर V2 बराबर V, तो थीटा बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो समान चाल से चल रहे हैं तो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और बी जो है इसके लंबवत अंदर की ओर होगा इस समय, ठीक है ना, अंदर की ओर होगा, और ये कागज के तल में, तो इनके बीच का कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री और फाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? जबकि ये कब है, जबकि आवेश समान चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में गतिमान हो, चाल भी समान है और दिशा भी क्या है, एक ही है। और इसलिए Fm बराबर, इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा Fm बराबर μ0 बाई 4 पाई μ0 बाई, देखो Q1 Q1 भी रहेगा और Q2 भी, V1 V2 बराबर है स्मॉल v के बराबर, तो V1 इंटू V2 बराबर V इंटू V स्क्वायर हो गया, V इंटू V कितना हो गया, ठीक है ना। साइन 90, ये भी साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो दोनों 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो और बट्टे में आर स्क्वायर, बट्टे में कितना आएगा, इतना होगा भाई। उस स्थिति में, किस स्थिति में, जबकि दोनों आवेश समान चाल से समान दिशा में गतिमान हो, उस स्थिति में उनके बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल है μ0 बाई 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आई बात समझ में? इतना न्यूटन का बल लगेगा। मात्रक क्या है इसका, न्यूटन, तो इसका मात्रक भी साथ साथ लिखते रहो, ठीक है ना। और इस बल की जो दिशा होगी भाई, Fm की दिशा, अब ध्यान से देखो, ऐसा नहीं कि इसी आवेश पर बल लगेगा, इस आवेश पर बल लगेगा Fm, इस आवेश पर भी बल लगेगा, उसका मान भी इतना ही होगा, उसका मान भी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र V2 निकाल दिया और फिर उस पर चुंबकीय बल निकाल दिया, Fm निकाल दिया, तो उसका मान भी गुणा भाग करके यही आएगा, ठीक है ना। तो जितना बल, देखो जितना बल इसके कारण इस पे लगेगा उतना ही बल इसके कारण इस पे लगेगा, ठीक है ना। और जो दोनों बल लगेंगे, Fm दो बल है इस पे, एक तो Q1 पे लगने वाला बल है, दूसरा किस पे लगने वाला बल है, Q2 पे लगने वाला बल। बात समझ में आ रही? तो जो Fm, जो चुंबकीय बलों की जो दिशा होगी, चुंबकीय बल नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, चुंबकीय बलों की दिशा, यहाँ पे दो बल है, ठीक है ना, एक इस पे लग रहा है और एक इस पे लग रहा है। अगर दोनों आवेश समान दिशा में चल रहे हैं तो इस बल की दिशा इधर को होगी और इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर को होगी, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। Fm की दिशा, यदि आवेश समान दिशा में, यदि आवेश समान दिशा में जा रहे हो, समान दिशा में गतिमान हो, तो चुंबकीय बल आकर्षण होंगे भाई,
क्या होंगे, आकर्षण बल होंगे। तो जो Fm होगा वो क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर दोनों आवेश एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक क्या जा रहा है, नीचे की ओर, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों, आपने ये समांतर धारावाही तारों में भी पढ़ा हुआ ये चीजें, ठीक है ना। और विपरीत होने पर, विपरीत दिश गति होने पर जो चुंबकीय बल हैं वो कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि एक दूसरे, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये है दो समांतर गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल, चुंबकीय बल होना चाहिए यार यहाँ पे, आवेशों के कारण चुंबकीय बल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए बल्कि मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक, क्योंकि हमें चुंबकीय बल की गणना की, चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएट लोग हो तो हमने चुंबकीय बल की गणना की, हम इसको आर्टिकल में चुंबकीय बल ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगी वो आएगी, इन बलों की हम वैद्युत बलों से तुलना कर देंगे भाई, वैद्युत बल से तुलना कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। देखो दो आवेश हैं, एक का मान है Q1, दूसरे का मान है Q2, दोनों को मैंने इस समय धनावेश माना हुआ है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। एक जो है स्मॉल v1 वेग से गति कर रहा है, दूसरा स्मॉल v2 वेग से गति कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो सपोज के लिए किसी क्षण t पर इनकी स्थिति एक x पे पहुंच गया, एक y पे पहुंच गया, चूंकि x मैंने v1 इज ग्रेटर देन v2 लिया हुआ है, तो ये v1 थोड़ा आगे चला जाएगा, v2 थोड़ा पीछे रह जाएगा। किसी क्षण ये इनकी स्थिति x और y है और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो इसकी गति के कारण, इस आवेश की उपस्थिति के कारण, इस आवेश की स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा भाई, वो होगा B बराबर म्यू 0/4 पाई क्यू भी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर से Q1 V1 साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। आर थीटा क्या है, थीटा V1 और आर के बीच का कोण है। अब जो ये दूसरा वाला आवेश है भाई, इस आवेश को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आवेश है Q2, ये स्मॉल v2 वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र B1 में क्या है, तो इस पर एक लॉरेंट बल लगेगा, F बराबर क्यू बी साइन थीटा। थीटा की जगह मैंने, चूंकि थीटा पहले से ले चुके थे, थीटा की जगह मैंने क्या ले लिया, फाई ले लिया। तो फाई क्या है, फाई v2 और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है उस क्षण, इतना ठीक है। तो F बराबर क्यू बी साइन थीटा, यहाँ पे B1 का मान रख दो और ये निकल आएगा, ठीक है ना, निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्पेशल केस में एक केस ले सकते हैं कि अगर दोनों समान गति से मूव कर रहे हैं और दोनों समान गति से मूव कर रहे हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। थीटा और फाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनका मान हो गया 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो एफ म्यू 0/4 पाई, एफ एम का मान आ गया म्यू 0/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू V1 और V2 आपने बराबर मान लिए थे, V बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया कि दोनों के बीच इतना बल लगेगा। दोनों आवेश अगर एक ही दिशा में गतिमान हो तो ये बल आकर्षण बल होगा, और दोनों आवेश अगर दूसरे के विपरीत गतिमान हो तो दोनों बल F इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और विपरीत होंगे तो फिर देखो, ये बाहर के पहले तो ये भी विपरीत है, लेकिन अंदर की ओर विपरीत, तो एक दूसरे को खींचेंगे आपस में। जो अगर ये नीचे को गति कर रहा है, ये ऊपर को गति कर रहा है, तो एक का बल इधर को लगेगा, दूसरे का बल उधर को लगेगा, वो भी विपरीत होंगे, लेकिन क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे, और इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये आर्टिकल आपको ठीक वही रिमाइंड कराएगी, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको समाप्त समझो, एक आर्टिकल और हो गई आपकी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, और लास्ट आर्टिकल है भाई इस चैप्टर की। इसके बाद जो है इस चैप्टर की लास्ट आर्टिकल है,
आज ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा है, ठीक है। तो एक और चैप्टर आपके लिए समाप्त है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है कि अगर दो गतिमान आवेश हैं भाई, गतिमान आवेशों के बीच लगने वाले गतिमान आवेशों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल तथा चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि कौन सा बल है, वैद्युत बल तथा वैद्युत बल की तुलना। जो गतिमान आवेश है उसके बीच लगने वाले वैद्युत बल और वैद्युत बल और चुंबकीय बल की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उनके बीच आपसी संबंध निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपने पढ़ा, आप जानते हैं चूंकि V1 तथा V2 वेग से समांतर रेखाओं में गतिमान, समांतर रेखा गतिमान आवेशों के बीच बल, V वेग से, V1 और V2 वेग ना ले रखी, मैं अभी आपको सिर्फ क्या ले रहा हूँ, V वेग से ले रहा हूँ, ठीक है ना। V1 V2 वाले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो जो स्पेशल केस वाला है उसी आर्टिकल में उसी को शुरू करूंगा। इसमें V वेग से समांतर रेखाओं में गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल, चुंबकीय FM बराबर क्या बताया था भाई अभी आपको, μ0/4π बोलो, Q1 Q2 V²/R², समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां R क्या है, R आवेशों की गति रेखा बोल सकते हैं इसको ना, गति रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच दूरी है। देखो गति रेखा आवेशों के बीच की दूरी भी बोल सकता हूँ मैं इसको, लेकिन मैंने इसको चूंकि वो मूविंग है, दोनों के दोनों गति कर रहे हैं, तो मैंने कहा गति रेखाओं के बीच की दूरी, और इस समय V1 और V2 बराबर समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी गति रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब है आवेशों के बीच की लांबिक दूरी। बात समझ में आ गई। अब देखो आप जानते हैं पुनः, अब आप जानते हो भाई कि हमारे पास एक कूलाम का नियम भी था, कहीं याद है। कूलाम का नियम बोलता है कूलाम की r दूरी पर स्थित बाह्य निर्वात में, इस समय हम बाह्य निर्वात ही ले लेंगे, ठीक है ना। r दूरी पर स्थित आवेशित कण, अब इस समय आवेशित कण क्या क्या माने हुए हमने, Q1 तथा Q2 दूरी, Q2 के बीच जो वैद्युत बल है भाई, वैद्युत, देखो FM M इसलिए लिखा हुआ है कि M4 मैग्नेटिक होगा है, ठीक है ना। अब वैद्युत बल को हम क्या लिख सकते हैं, E4 इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको मैग्नेटिक फोर्स। Fe बराबर क्या होता था भाई, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसको मैं बना दे रहा हूँ समीकरण नंबर 6। यहां तक कुछ पूछना, दो आवेश हैं,
उनके बीच किसी क्षण दूरी जो है स्मॉल r है और v स्मॉल v वेग से गतिमान है, उनके बीच इतना बल लगेगा वैद्युत बल। और आप जानते हैं कि स्मॉल r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम देते हैं किसके नियम से, कूलाम के नियम से। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। अब हम तुलना कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग दे देते हैं। कौन बड़ा है, तुलना का मतलब है कौन बड़ा है, कौन क्या है, छोटा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है, ठीक है ना। तो इसलिए समीकरण फर्स्ट में सेकंड की, समीकरण फर्स्ट में आप सेकंड से भाग दे दो भाई, सेकंड से भाग देने पर Fm बटे Fe, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष भाग दो, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को भाग दो, तो μ0/4 पाई μ0/4 पाई Q1 Q2 v² बटे r² और बट्टे Fe का मान आया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे, देखो भिन्ना उल्टी होंगी, एक तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, r ऊपर जाएगा r² से r² कट गया, Q1 Q2 नीचे आएगा, ये इससे कट गया, ठीक है ना। और ये देखो ये 4 पाई ऊपर जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया ना। तो Fm बटे Fe कितना बचेगा, तो जरा बोलो, Fm बटे कितना बचा, सिर्फ μ0 एप्सिलॉन 0 μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू समीकरण नंबर बना दिया मैंने इसको थर्ड, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। और आप जानते हैं भाई μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान मुझे दोबारा से निकालना पड़ेगा या आप लोगों को पता है, μ0 और एप्सिलॉन 0 के बीच में संबंध क्या है, अलग से आर्टिकल बता रखी मैंने पूरी। μ0 अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर होता है भाई 1/c², याद रखो, ठीक है, नहीं तो फिर से पूरा आर्टिकल हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, μ0 और एप्सिलॉन 0 के बीच में संबंध निकालना पड़ेगा, जहां c क्या है, c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निकाल के बताया था एक दिन कि नहीं बताया था, याद है, नहीं है, याद करना पड़ेगा है, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c² होता है भाई, ये ध्यान रखो, ये आपको नोट कर लेना है, और पीछे देख लो कहीं मैंने सॉल्व करवा रखा है, अगर आप चाहो तो मैं यहीं पे सॉल्व करा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 के 1/c² रख दो, तो Fm बटे, और इसलिए Fm बटे Fe बराबर कितना हो जाएगा, v² बटे c², या आप कह सकते हैं कि Fm बटे Fe इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ v/c। मेक इट इक्वेशन नंबर, कौन से हुए, 4 हो गए, 3 हो गई थी, 1 2 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। Fm बटे Fe बराबर हो गया v/c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो c है भाई, c प्रकाश की चाल है, y निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये काफी ज्यादा होती है, c का मान होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, होता नहीं होता है। तो क्या होता है, जो v का मान है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग चार्ज है, उसका जो वेग है उतना वेग होना बहुत ही मुश्किल है। इस वेग से चला सकते हैं किसी को, नहीं चला सकते हैं। देखो विशेषकर जो चार्ज पार्टिकल है उनका वेग बहुत ही कम होगा, और आपने देखा है धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका वेग सिर्फ 10⁵ मीटर, उसकी जो अनुगमन वेग होता है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। तो इसका मतलब v इज मच लेस देन, v काफी छोटा होता है किससे, c से, और जब v छोटा है c से तो कौन छोटा होगा, Fm बड़ा होगा या Fe बड़ा होगा, Fe बड़ा होगा, और इसलिए Fm यानी कि चुंबकीय बल वो बहुत ही छोटा होता है किससे,
वैद्युत बल से। जो चुंबकीय बल होगा भाई वो वैद्युत बल की तुलना में काफी क्षीण होता है या काफी वीक होता है, काफी कमजोर होता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं अगर ले लूं, अगर आप जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लगभग 10 की घात ऋण 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल और क्या है चुंबकीय बल है वो कितना हो जाएगा, देखो एफ एम बटे एफ ई, यहाँ पे हो जाएगा एफ एम बटे एफ ई बराबर, इसका मान है भाई 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड और इसका मान है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। अगर हम इसको 1/3 को मैं छोड़ भी दूं, 1/3 को मैं क्या कर दूं, और चूंकि इसका स्क्वायर भी है, इसका क्या है स्क्वायर भी है, तो मैं 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, 1/9 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की घात एफ एम बटे एफ ई, ये लगभग बराबर हो जाएगा 1/3 को छोड़ रहा हूँ तो 10 की घात ऋण 5 नीचे आके 10 की घात 5 हो जाएगी और 8 5 कितना हो गया 13 और 1/10 की पावर 13 का स्क्वायर, यानी कि एफ एम बटे एफ ई ये बराबर हो जाएगा 1/10 की पावर कितने में 26, 1/10 की घात 26। और या आप कह सकते हैं कि एफ ई बराबर हो गया भाई 10 की घात कितना गुना 26 गुना एफ एम का, 10 की घात 26 गुना, तो जो वैद्युत बल लगेगा वो 10 की घात 26 गुना प्रबल होगा भाई किसकी तुलना में, और 10 की घात 26 10 की घात 10⁻26 कोई छोटा नंबर नहीं है, यानी एक के पीछे 26 जीरो लगाना है, उतना गुना क्या है प्रबल है। तो आप कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल है, दो मूविंग चार्जेज हैं, ठीक है ना, उनके बीच जो चुंबकीय बल है वो काफी कमजोर होता है और वो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बलों की तुलना में अगर हम सिर्फ किसके लिए ले लें, धातुओं में ले लें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे, तो वो 10 की घात 26 गुना क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल से प्रबल होता है। आई बात समझ में। तो ये आर्टिकल पूछी जाती है, इस पे ध्यान देना है। चुंबकीय बल और वैद्युत बल के बीच की तुलना भी यहाँ पे समाप्त हो गई और इसके साथ ही तुम्हारा ये चैप्टर भी क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है। तो आज के लिए बहुत है इतना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे।